हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं बता देना चाहती हूँ, जो सिर्फ फंक्शन सुनने के लिए आए हैं ना यहाँ पे, उनके लिए मैंने पहले ही एक 17 मिनट का पार्ट बनाकर पूरी एंडिंग कर दिया। और जो इस नॉवल को कंटिन्यूटी में सुनना चाहते हैं वही आगे सुन सकते हैं। बाकी जो वंक्शन करना चाहता है, अब वो आगे के पार्ट को नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके लिए वंक्शन वाला सारा वर्ल्ड वहाँ ख़त्म हो चुका था। तो चलिए, जो इस नावल को सुनना चाहते हैं उनके लिए आज की नावल को हम शुरू करते हैं। लेन शी चैन धीरे धीरे करके अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ची शैन में आगे जाकर वॉर लड़नी थी। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन। जब तीसरा दिन आया ना, तो उन्हें पता चलने लगा कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है ना। राजमहल पर में रहकर प्रिविलेज पाना एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था उनके लिए। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद जब वो गांव-गांव घूमने लगे, तब उन्हें पता चला कि ये एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके भाई ने कितनी मुश्किलों के सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, तभी उसे हेंगुन जुन नाम दिया गया है। क्योंकि वहाँ से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पे रेतीली जगह शुरू हो गई थी, जहाँ पर गला सुखा देने वाली गर्मी थी, जिसे पार करना और वैसे रोप्स पहनकर सिल्क के बड़ा ही मुश्किल था। वहाँ पर तो हर बंदे की गला मिनटों में सूख जाता था और हर बंदे को पूरी तरीके से प्यास लग रही थी। दूर दूर तक पानी तक लेने के लिए उनके पास कोई ज़रिया नहीं था, और ऐसी डिफ़िकल्टी में उन्हें बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि जो धूप थी वो कड़ाके की आके सबके सिर पे लगा करती थी, जिसकी वजह से किसी को नक्सीरी आ जाती थी और किसी को कभी कुछ हो जाता था। हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा उन्हें लगा करता था, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हीं सभी को कुछ मिनटों के लिए अपने आर्मर्स तक उतारने पड़े, क्योंकि सीधी धूप पड़ने की वजह से उनके जितने भी आर्मर्स थे वो सारे गर्म हो रहे थे और उनकी स्किन पे चुभ रहे थे। ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो कि बैटल फील्ड में एक लड़ाई में उतर रहा हो। और ये सब पहली बार इन सब से रूबरू होना कहीं ना कहीं लैन शिचन के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला था। फिर जब वो आगे चलते रहे तो कुछ टाइम में जाकर ऊंचे ऊंचे टीले आने लगे, जहाँ पर अच्छे तरीके से रास्ते तक नहीं बने हुए थे। उन रास्तों को पार करना, कटीली झाड़ियों से होकर गुजरना कितना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि कुछ वक्त के लिए तो उसे भी उसकी पालकी से नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे और ज़रा छोटा सा एक्सीडेंट किसी की भी जान ले सकता था। इसलिए जब वो पैदल चलता है तब उसे पता चलता है कि रोड बनवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट खाली सिटी एरिया की नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट सारे एरिया की होनी चाहिए। और फिर जब वो चल के जा रहे थे तब वो दूर एक जगह देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एक औरत की अर्थी लेकर जा रहे थे, जो कि उन ऊंचे टीलों से उतरकर अपनी बकरी चराते हुए आ रही थी। वहाँ पर ज़्यादा घास तो नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी सी ऊपर की सतह पे अपनी बकरियों को ले गई थी, पर पैर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसके बच्चे बुरी तरीके से दहाड़ मार मार के रो रहे थे। छोटा सा एक 2 साल का बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा था, और वो उस लेडी के लिए बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, और उसके परिवार वाले भी। उन सबको तो पता ही नहीं था उनके सामने से कौन निकल के जा रहा है। वो अपने दुख में इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने एक बार भी सम्राट की तरफ देखा ही नहीं, चेष्टा ही नहीं की कि एक बार सम्राट की तरफ आंख उठाकर देख लें। वो बुरी तरीके से बेहाल होकर रो रहे थे और बार बार वो सब कह रहे थे कि उन्हें अब यहाँ पर समतल रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि राजधानी से उनके लिए मदद आएगी। राजधानी यहाँ पर गुसू को कहा जाता है, जो कि इतने बड़े क्षेत्र की राजधानी है। वहाँ पर वो लोग ही डिसाइड कर रहे थे कि कुछ टाइम बाद वो मिट्टी के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर जैसे तैसे उस रास्ते को ठीक करेंगे, ताकि फिर से किसी के बच्चे अनाथ ना हो जाए, किसी की माँ ना मर जाए, किसी की बीवी ना मर जाए, किसी को अपने घर का फिर से कोई सदस्य खोना ना पड़ जाए। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था छोटे छोटे बच्चों को रोते बिलखते हुए देखना। वहाँ पर सेना भी बहुत दुखी थी, क्योंकि सारी प्रिविलेज तो राजधानी को मिला करती थी ना। आम जनता का कौन सोचता है? आम जनता तो कीड़े मकोड़े होती है ना, जिन्हें वॉर चलते ही काट दिया जाए, मार दिया जाए। उनकी सहूलियतों के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं है।
उन्हें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। खाना कैसा मिल रहा है उन्हें? कीड़े लगा हुआ तो नहीं मिल रहा, अच्छे पोषक तत्वों वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस तरह से गिफ्ट देते हुए एक जगह से दूसरी जगह सोने के इतने बड़े बड़ी गिनियाँ पहुँचा दिया जाती थी। लेकिन इन गरीबों को क्या? एक अमीर दूसरे अमीर को तो सोना दे देता है, पर इन गरीबों के लिए कम से कम रास्ता ही बना दे। यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी देखकर अपने मन में कहीं ना कहीं हमारे शिचर ने ठान लिया था कि वो इस जगह पर कारीगरों को बोलकर रास्ता ज़रूर बनाएगा, ताकि उसकी आवाम कीड़े मकोड़ों की तरह मरे नहीं। फिर वो जब थोड़ा सा आगे चलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर थोड़ा सा ऐसी जगह आ गई थी जहाँ पर लोग हलचल बहुत थी। उनका काफिला निकल रहा था। वहाँ के लोगों को भी ये पता था सम्राट आए हैं। सारे झुके हुए थे, प्रणाम कर रहे थे, पर दूर एक जगह करतब चल रहा था। करतब क्या था कि एक थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग से दूसरी थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग तक रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी बंधी होने के वजह से उस पर एक आदमी अपने बच्चे को अपने कंधों पर खड़ा करके चल के दिखा रहा था। गरीबी क्या क्या नहीं करवा देती ना। उस पिता का सोचो, जो रस्सी पे चल रहा है और अपने बच्चे को दूसरों को एंटरटेन करने के लिए उसने कंधों पर रखा हुआ है। वो पिता डरा हुआ था लेकिन चेहरे पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि शायद उसे पैसे नहीं मिलेंगे आगे खाने के लिए। वो बच्चा भी डरा हुआ था लेकिन फिर भी जोश से अपने पिता के कंधे पे खड़ा था कि कुछ भी होगा पिताजी तो बचा लेंगे ना। ये देखकर कहीं ना कहीं लैंचचेन का दिल दहल गया। पहले तो वो सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इंसान मिडल रस्सी में पहुंचा, वो रस्सी बहुत पुरानी थी जो बीच से टूट गई और वो धड़ाम पिता और बेटे दोनों ही ज़मीन पर आकर गिरे। पिता बच्चे को संभालना चाहता था पर बच्चा सबसे पहले आकर उसका सिर फूट गया और पिता भी जब गिरा तो बच्चे के ऊपर ही गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एकदम से हल्ला मच गया। बच्चा बेचारा गिरते ही उसने दम तोड़ दिया क्योंकि उसका सिर फूट गया था। और पिता चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, पर उसकी भी टांग टूट गई थी। वो चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, लेकिन सैनिकों ने तो उन दोनों को ही खदेड़ कर एक साइड रख दिया और राजा की पालकी वहाँ से निकल रही थी। सैनिकों को सिर्फ राजा को प्रोटेक्ट करने के आदेश थे, बाकियों को नहीं। वो पिता अपनी छाती से लगाए हुए उस बच्चे को रो रहा था। वो तो यहाँ राजा को खुश करने आए थे, पर अफसोस उसने अपने पुत्र को खो दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा उस पिता को भावुक होकर देखकर लैंचचेन ने अपने हाथों से एक सोने की अंगूठी निकाली और अपने एक सैनिक को उस पिता को देने के लिए कहा। वो सैनिक उस अंगूठी को लेकर उस पिता को देने गया, पर सोच सकते हो आप, जिसका पुत्र मरा हो उसके लिए उस सोने का क्या भाव? उसकी ज़िंदगी, उसकी औलाद तो मर ही गई थी। उस इंसान ने उस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर दे सको तो मेरा पुत्र वापस दे दो, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। इस अंगूठी का क्या करूँगा? हाँ, अगर पहले ही अंगूठी मिल जाती तो अपने बच्चे का भविष्य संवार लेता। नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। उसका पैर टूटा हुआ था, लेकिन उस सैनिक ने उस इंसान के ऊपर उस अंगूठी को फेंक दिया और कहा कि ये राजा ने दी है, अगर तुमने लेने से इनकार किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उस पिता ने उस अंगूठी को उठाया और कहा कि सिर्फ इतनी सी कीमत है मेरे बच्चे की जान की। वो अपने बच्चे की तरफ देखने लगा, जो कि अपने पिता पे इतना भरोसा करता था। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकले। उसने अपने बच्चे की लाश को अपने छाती से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो काफिला जा रहा था। बाकी के लोग उस पिता और बच्चों को छोड़कर सिर्फ राजा को खुश कर रहे थे। बस कुछ लोग ही थे जो उस पिता के साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन इतने बड़े काफिले के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा के सामने भले ही पूरे शहर को आग लगा दी जाए, पर लोगों को एकदम मौन खड़ा रहना होता है। जब वो काफिला उस जगह से निकला, उसके बाद उस पिता ने अपने मृतक बच्चे की लाश को उठाया और पास में ही दफनाने के लिए चला गया था, क्योंकि ना तो उसके पास बीवी थी, एक बच्चा ही तो था जिसके सहारे वो जीता था।
वो भी ख़त्म। उसकी टांग टूटी हुई थी, घसीट घसीट के खुद को चला रहा था, लेकिन वो रात उस पिता के लिए बहुत मुश्किल थी। दफनाने के बाद उसकी कब्र के पास ही लेट गया था और उस अंगूठी को देख रहा था। क्या उसने इस अंगूठी के लिए, इस अंगूठी को पाने के लिए उस क्रूर राजा के सामने करतब दिखाया और अपने बच्चे को मार दिया? उसे नफरत हो रही थी। उसने अपने मन ही मन में कहा कि तुम भी किसी अपनों के लिए तड़पोगे सम्राट, मेरा श्राप है। तुम भी किसी अपने के लिए इसी तरीके से तड़पोगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिलेगा। ये एक पिता का श्राप है। वो इंसान बहुत रोया, उस अंगूठी को अपने हाथ से लगाकर अपने सीने पर रख के और कहा कि जिस तरह से आज मैं रो रहा हूँ ना, तुम भी तड़पोगे। तुम भी किसी अपने की लाश को देखकर रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे, पर उसे वापस नहीं पाओगे। ये मोल लगाया है ना तुमने, ये अंगूठी मेरे बच्चे की लाश का। तुम्हें भी पता चलेगा मोल क्या होता है किसी अपने की लाश का। वो पिता अपने आंसू पोंछता है, लंगड़ाता लंगड़ाता खड़ा होता है और उस अंगूठी को बाज़ार में बेचने का सोचता है, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। लेकिन फिर वो कहता है नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। वो फिर से उस करतब वालों के पास जाता है नौकरी मांगने के लिए। कमाल है ना, कुछ देर पहले अपने बच्चे को दफना के आया हुआ पिता दोबारा से उन करतब वालों के पास नौकरी मांगने गया। यही तो होती है ज़िंदगी गरीब की। आज उसे एहसास हो गया। काफिला आगे निकलता निकलता जिशान पहुंचा। ढेरों तरीके के एक्सपीरियंस वहाँ पर लोगों को हो रहे थे। जिशान के दर पर वो लोग खड़े हुए थे। पूरी तरीके से उन्होंने घेराबंदी कर ली थी जिशान की। एक बार पानी छोड़ दिया जाए तो आम जनता यूं ही मारी जाएगी। जिशान इस वक्त घूसू की सेना के निशाने पर था। जिशान वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर जिशान में खलबली मची हुई थी। उसकी पूरी सेना आपस में कहीं ना कहीं लोग उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। और फिर जब उन्हें पता चला कि द्वार पर घूसू के लोग आ गए हैं, तब उन्होंने अपनी सेना का साथ देने का सोचा। मजबूरी में ही सही, वो अपनी सेना का साथ देने का सोचते हैं। सबसे ज़्यादा वेंचिंग और वेनिंग सोच रहे थे कि अगर बाहर घूसू वालों से वो हाथ मिला लें तो कितना सही रहेगा। अराजकता मचते ही यहाँ पर सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा और उन्हें कहीं ना कहीं जिशान को संभालने का मौका मिल जाएगा। पर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि अभी उनसे भी बड़े बड़े धुरंधर यहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही सबको पता चला कि खुद सम्राट, गद्दी पर बैठने वाले घूसू राजधानी के सम्राट यहाँ पर पहुँचे हैं, जिशान वालों का कहीं ना कहीं मत्था ठनक गया था। और तो और हौसला भी प्रस्त हो गया था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हेंगुन का भाई है, साक्षात सम्राट। आज युद्ध लड़ने के लिए उनके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे खड़े थे। गंभीर मसला था। अपनी छावनी में जाने के बाद शिचन ने अपने लोगों से कहकर वहाँ पर युद्ध की रणनीति बनानी शुरू की। बहुत सारे लोग उसे हमला कैसे करना है और किस तरीके से जिशान को एकदम नतमस्तक कर देना है, उन लोगों को दबोच लेना है, मार डालना है, ये सभी स्ट्रेटेजी बनने लगी। सारी स्ट्रेटेजी छावनी में बनती थी जो कि राजा की थी, और युद्ध के सेनापतियों के पास भी ये छावनी थी जहाँ पर लड़ाई की कुछ तकनीकें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी। राजा ने सोचा कि उनकी सेना को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारा राशन जला दिया गया था, ख़राब कर दिया गया था, चूहे छोड़ दिए गए थे, तो वो अपने साथ बहुत सारा राशन पहले से भी ज़्यादा राशन लेकर गया था, ताकि युद्ध में किसी भी सेना के इंसान को नुकसान ना पहुंच सके। शिचन सबसे ज़्यादा कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके लड़ाई करना चाहता था। वो युद्ध पर पूरा फोकस करना चाहता था। इसलिए पहले दिन जब युद्ध हुआ तो उन्होंने महल के जितने भी बाहर सेना थी उन्हें शिकस्त दे दी थी। और तो और मार मार के एक बड़े पेड़ के तने से वहाँ की दीवारों को भी कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया था, और दरवाजे को भी। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, क्योंकि लड़ते लड़ते शाम बीत गई थी।
बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि वैन के जितने भी सैनिक थे उन्हें बहुत बुरी शिकस्त मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो आउटस्कर्ट्स की जो जितनी भी दीवारें हैं वो अब कुछ ही दिन के अंदर ढह जाएगी। हो सकता है कल शाम तक वो ढह जाएं, और फिर वैन के लोगों का दायित्व कौन लेगा अपने हाथों। क्या किस्मत होगी जिशान की, किसी को नहीं पता था। 15 दिन ये युद्ध बुरी तरीके से चल रहा था। पहले दिन तो जिशान के बाहर के लोगों को शिकस्त दे दी थी, और दूसरे दिन पूरा दिन लग गया था मेन दरवाजे को तोड़ने में, और तो और फ्रंट की दीवार गिराने में। उसके बाद क्या था, उसके बाद धीरे धीरे करके जिशान में लोगों पर अत्याचार होने लगा, मारकाट होने लगी। लोग भी हथियार पकड़ के सामने खुद को डिफेंड करने के लिए खड़े थे। पर कब तक करते। जब बुरी तरीके से जिशान में कत्लेआम होने लगा तो वेंचिक को भी लगा कि इससे अच्छा तो वो वैन क्लैन का ही साथ दे देती, क्योंकि हर जगह अपने लोगों से मरते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जो भी बाहर से लड़ने आते हैं वो ये नहीं देखते कि हम किसे मार रहे हैं, उनके लिए सामने खड़ा हर व्यक्ति दुश्मन था। भयंकर वॉर चली, 1 महीने तक वो भयंकर वॉर चली, जिसमें ना जाने कितने लोग घायल होते थे, जिन्हें देखने के लिए हमारे जेवजुन आया करते थे। कितने लोगों के माथे पे पट्टियां बंधी होती थी, और जेवजुन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हेंगुनजुन ने शूशे और शुयंग को भी भेज दिया था। क्योंकि एक दिन वैन क्लैन के लोगों ने जानबूझकर शिचन की छावनी पर हमला करने की सोची, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शिचन की छावनी हर 2-3 दिन बाद बदल दी जाती है। उसे प्रोटेक्ट रखने के लिए 4-5 छावनियों में से कौन सी छावनी उसकी होगी किसी को नहीं पता होता। इसलिए वैन क्लैन के लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने जिस पर आग लगे हुए तीरों की वर्षा की थी वो शिचन की छावनी नहीं थी। हालांकि वहाँ पर युद्ध के कुछ गंभीर लोग, ऐसे इंसान थे जो कि युद्ध में बहुत ज़्यादा कौशल थे, वो मर गए थे, पर शिचन बच गए थे। इसलिए इस एग्रेशन का बदला लेते हुए शिचन ने भी बहुत एग्रेशन से युद्ध किया। वैन खानदान के वेंचिंग और वेनिंग को छोड़कर, क्योंकि वो पतली गली से एक रास्ते से भाग गए थे। उन्हें भागने में हेंगुनजुन ने ही कहीं ना कहीं मदद की थी। बाकी सभी वैन क्लैन के लोगों का, शाही लोगों का गला काट दिया गया, उन्हें बुरी तरीके से हराया गया, उनको मार दिया गया, और उनको मृत्यु के बाद उन सभी के गर्दनों को बाहर लटकाया गया विक्ट्री के नाम पर। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, उनकी गर्दनें अपने अपने शहर के, अपने जिशान के बाहर लटकी हुई थी। हालांकि नैन शिचन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर वो खुद को हेंगुनजुन की तरह क्रूर साबित करना चाहता था, इसलिए उसने ये आदेश दिए थे। और ये आदेश गुसू की राजधानी की सल्तनत को ये एक इशारा था कि हेंगुनजुन की टक्कर का कोई इंसान आ गया है। शिचन इस युद्ध में विजयी रहा, इसलिए उसने अभी यहाँ पर अपने किसी पपेट को राजा बनाने की घोषणा कर ही रहा था कि गुप्त सूत्रों से वेंजिंग और वेनिंग को वहाँ ले आया गया। वेंजिंग और वेनिंग ने यहाँ पर उन्हें खत लिखा कि उन्होंने ही गुसू वालों की मदद की थी, और उन्होंने एक खत के ज़रिए बताया कि यहाँ पर वो हेंगुनजुन की मदद ही कर रहे थे और सम्राट की मदद के लिए ही रुके हुए थे। उन्होंने बाकी सारी चीज़ें भी बताईं, जहाँ पर उनके और हेंगुनजुन के बीच में बहुत सारे खत भी एक्सचेंज हुए थे। और उन्होंने बेंड द नी यानी कि घुटनों के बल बैठकर गुसू की प्रोटेक्शन की कसम खाई। वो घुटनों के बल बैठ गए थे और यहाँ पर गुसू के लिए हमेशा हमेशा खुद को लॉयल रहने की कसम खा रहे थे। 1 महीने तक ये युद्ध चला, और वहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमारे जेवजुन वापस अपनी सिटी के लिए निकल रहे थे। उनकी पहली विजय को, उनकी पहली जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। राजधानी में उनके नाम का डंका बज गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पहली इतनी सही लड़ाई होगी कि उन्हें वैन का पूरा खानदान का नामो निशान मिटा देना होगा। और एक पपेट, वेंचिंग और वेनिंग को एक पपेट
राज्य का अधिकारी के तौर पर रख दिया जाएगा। वो लोग जब वापस आ रहे थे तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। और वहीं अब देखते हैं कि गुसू में क्या क्या चल रहा था। जिस बीच हमारे प्यारे सम्राट युद्ध से वापस आए थे, मतलब वापस आ रहे थे, तब तक गुसू में क्या क्या परिस्थितियां थी और क्या क्या घटना घट रही थी। तो शुरू करते हैं। जिन क्वांगशान, जिसे पता चला कि जब लेंचुचेन यहाँ से चला गया है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने लेंचुचेन पर हमला कराने के लिए लोग भी भेजे। उसकी छावनी का पता भी उसने ही सामने वाले यानी कि उनके शत्रु वैन क्लैन तक पहुँचाया। पर अफसोस लेंचुचेन बच गया। वो सोच रहा था कि अगर लेंचुचेन को मरवा दिया जाए तो क्यों ना हैंगुनजुन पे इस चीज़ का नाम आ जाएगा कि हैंगुनजुन ने अपना मतलब निकालने के लिए लेंचुचेन को मरवा दिया और वो अपने तरीके से इन दोनों भाइयों को मरवा कर फंसवा कर सत्ता को अपने बेटे को सौंप दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुदरती शिचन की मदद के लिए हैंगुनजुन ने अपने लेफ्ट और राइट हैंड शूशे और शुएंग को भेज दिया। और हैंगुनजुन भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के अंदर रहता था, इसलिए बेचारा क्वांगशान तो उसे छू भी नहीं सकता था। शूशे और शुएंग जो थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आराम से वापस लेकर आने की, लेकिन शुएंग सब कुछ निपटाने के बाद जल्दी ही वापस गुसू आने के लिए निकल गया था। जिन क्वांगशान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें ये तो अच्छा लग रहा था कि शिचन युद्ध को जीत गए हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि अब आगे क्या होगा। हैंगुनजुन की पकड़ उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से उसे इरिटेशन हो रही थी। वो इन दोनों भाइयों को अपने रस्से से हटा देना चाहता है। वो गद्दी पर अपने पुत्र को बैठाने के लिए अब एक नई चाल चलना चाहता है, जहाँ पर वो महारानी को टारगेट करना चाहता है, यानी कि जंगछा को, क्योंकि उसकी गंदी चालें अब वो चल रहा था, जिसके लिए उसने अपने फिर से 4 लोगों को बुलाया और उनसे बातें करने लगा। उनसे जंगछा को अगला टारगेट बनाने की घोषणा करने लगा। दूसरी तरफ नी पैलेस के अंदर घूमते हुए हमारा मेंग्याओ पहुंचा, यानी कि जिन क्वांग्याओ ने आज भी वो माला पहनी हुई थी जो कि उसके लिए बाहर से नी मिंगचू लेकर आए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो जानता था कि अब जैसे ही शिचन वापस आएंगे तब जंगछा की परीक्षा होगी और जंगछा उसमें अव्वल आने के बाद वो महारानी बनेगा और तब उसके रास्ते नी मिंगजू के लिए खुल जाएंगे। वो मटर गश्ती करता हुआ अपना आराम से चलता हुआ नी मिंगजू से मिलने आया। उसे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। नी मिंगजू अपना काम कर रहे थे। हैंगुनजुन ने इस बीच उसे बहुत ज़्यादा काम दिया था, जैसे कि आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना और इस बात का ध्यान रखना कि शिचन को युद्ध क्षेत्र में किसी भी चीज़ की, ना हथियार की, ना खाने की, ना पीने की, ना कपड़ों की, ना आर्मर की, ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टेंट भी उन्हें वक्ती तौर पर एक से एक सामान की ज़रूरत पूरी कर दी जाती थी। नी मिंगजू ने कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि जिस दिन हैंगुनजुन कोर्ट में नहीं आते थे नी मिंगजू अपने कोर्ट में अक्सर जाया करते थे। उनका काम बहुत ही ज़्यादा तेज गति से चल रहा था। उन्होंने बहुत ही एग्रेशन के साथ अपना काम संभाला हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। पिछले 1 महीने में ना तो वो ढंग से सोते थे ना उठते थे। उनका पूरा काम मिनिस्टर्स के आगे पीछे, उनकी जांच पड़ताल हर चीज़ में लगा रहता था। उन्हें कभी यहाँ जाना होता था, कभी वहाँ जाना होता था और बाकी के जितने भी हाईली ऑफिशियल्स काम करते हैं उन्हें तक देखना होता था। हैंगुनजुन ने उनकी सख्त ड्यूटी लगाई हुई थी और हैंगुनजुन को कोई भी निराश नहीं करना चाहता था। पर इस बीच इतना स्ट्रेस लेने की वजह से वो एक चीज़ भूल जाते हैं, अपनी अल्फ़ा हीट की दवाई लेना, यानी कि अल्फ़ा रट की दवाई लेना। और इसलिए वो आज अपने रूम में बैठे हुए काम कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, पर वो जैसे मानो पिछले 1 महीने से उन्हें सुध-बुध ही नहीं है कुछ खाने की, कुछ पीने की। यहाँ पर जब उनसे मिलने के लिए जिन गुआंगशान आया तो वो उनके दरवाजे पे नॉक करता है। नी मिंगजू बहुत ज़्यादा पसीने में भरे हुए थे, तो इसलिए वो एकदम से कहते हैं, अंदर आओ, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। जैसे ही जिन गुआंग्याओ अंदर आया, उसने अल्फ़ा की बहुत स्ट्रॉन्ग सी खुशबू सूंघी। वो अंदर आके ही नी मिंगजू को पानी देने लगा। नी मिंगजू के पूरे चेहरे पे पसीना आ रहा था। ये देखकर जिन गुआंग्याओ तुरंत ही अपने कपड़ों में से हैंकी निकाल कर उनके चेहरे को साफ करने लगा और पूछने लगा क्या हुआ है। उनकी कमर को भी सहलाने लगा। तभी नी मिंगजू ने कहा कि पता नहीं, अचानक से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे सोना है। ये आओ, इधर आओ, मुझे क्या तुम बिस्तर तक ले जाओगे? मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। उनकी बात सुनने के बाद जिन गुआंग्याओ उन्हें बिस्तर तक लेकर गया और फिर नी मिंगजू ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे और कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस भी नहीं आ रही, क्या तुम मेरी वेस्ट बैंड खोलने में मदद करोगे? जिन गुआंग्याओ ने कुछ भी नहीं सोचा, वो बिल्कुल पागलों की तरह उनकी वेस्ट बैंड को खोलता है और उन्होंने जो इतनी सारी चीज़ें अपने ऊपर बांधी हुई थी उन्हें भी खोलता है। बाजुओं में उन्होंने जो अपने हाथ को बांधने के लिए कपड़े लगाए हुए थे लेदर के, उसे भी खोलता है और उनके जूते भी उतरवा कर उन्हें बिस्तर पर लेटने में मदद करता है। जिन गुआंग्याओ देख रहा था नी मिंगजू गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो एक एक करके अपने 2 लेयर रोब को उतार के साइड में फेंक देते हैं और अभी भी उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ पर जिन गुआंग्याओ ने उनसे कहा कि क्या मैं किसी वैद्य को बुलाऊं? नी मिंगजू ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत ही उसको पीछे से आकर हक कर लिया। नी मिंगजू ने जिन गुआंग्याओ के बालों को साइड करते हुए उसकी गर्दन पे अपनी नाक को रगड़ते हुए कहा कि या मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर जिन गुआंग्याओ घबराया, लेकिन तब तक अल्फ़ा के फेरोमोन्स कमरे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। यहाँ पर नी मिंगजू ने एआओ को और कस के अपनी बाहों में पकड़ा और कहा कि प्लीज़ मत जाओ। उसने उसे अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे गोदी में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर नी मिंगजू वैसे ही अपनी रट की वजह से, अल्फ़ा रट की वजह से पागल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बंद नहीं किया था, मतलब लॉक वगैरह नहीं लगाया था, पर भीड़ दिया था। और फिर वो अपने कमरे में अंदर आए। उन्होंने बिस्तर तक आते आते अपने जो लास्ट लेयर थी रोब की वो भी उतार कर एक साइड कर दी थी और फिर वो सिर्फ ट्राउज़र्स में थे और सॉक्स में। फिर उन्होंने सॉक्स भी उतार कर एक साइड पटक दी थी। जिन गुआंग्याओ अभी भी घबरा रहा था, उसे भी अल्फ़ा की वजह से बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। ये फेरोमोन्स उसे कहीं ना कहीं सफोकेट कर रहे थे और उसने भी अनजाने में अपनी वेस्ट बैंड को खोलना शुरू किया और एक एक करके अपने 2 लेयर खोल दिए फ्रंट से। जिन गुआंग्याओ मदहोश था, उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था कि तभी नी मिंगजू उसके ऊपर आए। उन्होंने सबसे पहले उसके बाकी के रोब्स को उसे अपनी तरफ खींच कर उठाया और बाकी के रोब्स को एक एक करके उसके जिस्म से अलग किया। फिर उसके ट्राउज़र्स को भी और फिर अपने ट्राउज़र्स को भी हटा दिया। फिर वो सबसे पहले ओमेगा के ऊपर आए। उन्होंने ओमेगा के होठों को अपने होठों से कैप्चर किया। दोनों गहराई से एक दूसरे को किस कर रहे थे और फिर वो धीमे धीमे उसकी जॉ लाइन, फिर उसकी नेक पर अपने दांत को ज़ोर से गड़ा दिया। अभी तो उन्होंने नेक को चुंबन भी नहीं किया था, बस इनहेल करके दांत कड़ाए और उसे अपना ओमेगा मार्क कर दिया। फिर जब जिन गुआंग्याओ ज़ोर से चीखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने बिस्तर की चद्दर को अपनी हाथों की मुट्ठियों में भींच लिया। उसकी आंखें बंद थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे, उसकी दांत एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसने अपने जबड़े को कसा हुआ था। तभी
हल्का सा खून निकलने पर जीभ लगाकर नी मिंगजू ने उसके खून को साफ किया। उसके अल्फा मार्क को देखने लगे। फिर धीमे धीमे उन्होंने जिन ग्वांगयाओ के गर्दन को किस करना शुरू किया और फिर धीमे धीमे उसकी चेस्ट तक आए। उसके हल्के हल्के चेस्ट को मुंह में लेके सक करने लगे, बाइट करने लगे। फिर हल्का हल्का नीचे आते हुए उसे प्लेजर देने लगे और फिर उसे प्रिपेयर करने लगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे की आगोश में खोए हुए थे और फिर उन्होंने अपनी रोमांटिक एक्टिविटी को करना शुरू किया। पहले तो जिन ग्वांगयाओ को काफ़ी दर्द हुआ क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसकी वर्जिनिटी भी टूट गई थी। नी मिंगजू ने जब नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि ये ओमेगा वर्जन है, इसलिए अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी एक्टिविटी को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा बेड हिल रहा था और उनकी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनकी आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि मॉर्निंग भरी थी, रोमांटिक थी, वासना से पूर्ण थी या फिर काम युक्त थी, पता नहीं क्या थी, पर पूरे कमरे में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। फिर उन्होंने कुछ पोजीशंस को चेंज किया। जिन ग्वांगयाओ पहले जो दर्द में करहरा रहा था, अब उसे प्लेजर महसूस होने लगा, इसलिए वह जो बेचारा सुबह आया था, सुबह की भी शाम हो गई थी। नी पैलेस के अंदर नी मिंगजू के कमरे के अंदर से सिर्फ आवाज़ें ही आ रही थी। घंटों तक उनकी एक्टिविटी चलती रही। अल्फ़ा की रट को काबू करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जिन ग्वांगयाओ वो भी अब अपनी ओमेगा हीट में आने की वजह से एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे और बुरी तरीके से वो जब रात यानी कि जाए शाम को ये एक्टिविटी करके थक गए थे तो एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। नी हुइसेंग को हमेशा से अपने भाई के साथ खाना खाने की आदत थी, इसलिए वो ओमेगा से पूछता है वहाँ जो सर्वेंट्स काम करते थे कि क्या हुआ। ओमेगा बताते हैं कि आज सुबह से उनके भाई कमरे से बाहर नहीं निकले, इसलिए वह अपने भाई के कमरे में अंदर आने की कोशिश करने लगा और जैसे ही वो अंदर आया उसे अपने भाई के स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फेरोमोन्स महसूस हुए और फिर उस हवा में वो एकदम से उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगा और उसने फटाफट से अपना दरवाज़ा बंद किया। लेकिन उसे ओमेगा के मीठे मीठे एसेंस या फेरोमोन्स भी महसूस हुए और वो उन फेरोमोन्स को सूंघने के बाद समझ गया ये तो एआओ के है ना, क्योंकि वो मार्क हो चुका है, इसलिए उसकी बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी इस वक्त। नी हुइसेंग एकदम से डर गया, ये क्या हो गया। उसके भाई ने बिना शादी के एक ओमेगा के साथ अपनी रट को बिता लिया है, वो भी कोई और नहीं बल्कि जिन ग्वांगशान का पुत्र, ओमेगा पुत्र। नाजायज़ है लेकिन है तो वो जिन ग्वांगशान का पुत्र ना। नी हुइसेंग डर गया और सभी नौकरों को कह दिया कि 3 दिन तक इस रूम में कोई नहीं आएगा और सिर्फ बीटा लोग ही यहाँ पर सर्व करने के लिए आएंगे, क्योंकि बीटा लोगों को महक नहीं आती है, बदबू नहीं आती है। नी हुइसेंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा और अपने कमरे में गया, क्योंकि अगले 3 दिन भी नी मिंगजू ने जिन ग्वांगयाओ को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था। दोनों अपनी एक्टिविटी को सुबह से लेकर शाम तक करते रहते थे, इसलिए नी हुइसेंग ने तंग आकर सभी नौकरों को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी। सिर्फ कुछ खास बीटा वर्कर ही वहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके भाई की आई हुई रट, उसके भाई के जो अल्फ़ा फेरोमोन्स है वो दूसरों किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करे। बेचारा, यहाँ तक कि उसने सोंगलेन को भी कह दिया था कि फ़िलहाल के लिए 3 दिन तक वो उससे मिल नहीं सकता है। उसने तो हर दिन सोंगलेन को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, अपनी तरफ खींच रहा था और जानबूझकर उसे मिलने के बहानों से कभी लाइब्रेरी लेके जाता था तो कभी उसे अपने साथ कहीं और लेके जाता था। नी हुइसेंग को तो यही लग रहा था ना कि वो सोंगलेन को चला रहा है, पर हकीकत कुछ और थी। यहाँ पर सोंगलेन बहुत चतुर था। सोंगलेन ने नी हुइसेंग का बहाना करके, उसके साथ जाने का बहाना करके उसे झूठ बोलकर लाइब्रेरी में ले आता था, क्योंकि वो एक
बड़े ख़ानदान का ओमेगा था, इसलिए उसे कोई भी लाइब्रेरी में कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सारा दायित्व अब जिन गुआंगशान की जगह नी मिंगजू के हाथों सौंप कर लैन चिचन गया था। इसलिए कोई भी उसके आगे कुछ नहीं बोलता था। और सोंगलेन इसी बात का फ़ायदा उठाकर लाइब्रेरी में उस पुस्तक को ढूंढने लगा, और अचानक से उसके हाथ एक पुस्तक लगी जिसे उसने अपने कपड़ों में छुपा लिया। और जब उसने अपने घर जाकर उस किताब को पढ़ा तो वहाँ पर एक अजीब सी जगह का लिखा हुआ था, एक ऐसी चीज़ जो उसने कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं जानी थी, कभी नहीं पढ़ी थी। एक ऐसा शहर जो कि तबाह हो चुका था, जिसका नाम था यीलिंग। जब उसने उस किताब को खोला तो वहाँ पर बताया गया था कि यीलिंग आज से कुछ साल पहले एक समृद्ध जगह थी, जहाँ के शासक को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया गया था। लेकिन अफसोस, एक हादसे में यीलिंग शहर पूरा ख़त्म हो गया था। वहाँ पर वो यीलिंग की हिस्ट्री को पढ़ने लगता है, जो कि लगभग 150 साल पुरानी थी। पर अचानक से जब वो पूरी किताब को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि कुछ साल पहले जो भी हुआ, उसके बाद यीलिंग की हिस्ट्री, लगभग पिछले 50 साल की यीलिंग की हिस्ट्री कहीं ना कहीं गायब है। आखिर क्यों? यीलिंग की हिस्ट्री को पुस्तकों से कौन गायब कर रहा है? और स्पेशली दाफन की हिस्ट्री को आखिर लोग क्यों अपनी जगह से हटाना चाहते हैं? यहाँ पर सोंगलेन ये देखकर उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थी। और वेवुशन तो अभी तक उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करता रहता था जो उसे काले कपड़ों में मिलने आता था, स्पेशली जब वो रात के समय बाहर बैठता था। तब उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है, पर वो किसी भी इंसान को अलर्ट नहीं करना चाहता था। शाओ शिनचंग भी यहाँ पर वेवुशन के साथ आकर बैठा करता था, उससे बातें किया करता था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से खूब बातें करते थे, दोस्ती बढ़ा रहे थे। शाओ शिनचंग तो दोस्ती इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि उसे अपने कुछ मकसद को पूरा करना था। सोंगलेन ने एक चिट्ठी के ज़रिए उसे बताया था कि किस तरह से उसने यीलिंग की कुछ बातों को ढूंढ कर निकाला है, पर उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उन्होंने पास के ही एक पहाड़ी के बारे में भी कुछ ढूंढ के निकालने की कोशिश की, पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है पुस्तकों में। सिर्फ लैन परिवार के बढ़ चढ़कर चीज़ों को करने के बारे में गाथा गाई गई है। लैन परिवार या फिर उससे पहले जो परिवार यहाँ पर रूल करता था, सिर्फ उनकी गाथाएं हैं। बाकी लोगों को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, गुलाम की तरह ट्रीट किया या फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट की तरह। ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं सोंगलेन और शाओ शिनचंग दोनों का ही खून खोलता था। और वेवुशन भी पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वो एक बार तो हेंगुनजुन के कमरे में गया। जब हेंगुनजुन राउंड पे गए हुए थे, उसने वहाँ जाकर भी कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसने चकमा दिया और सबको झूठ बोला, क्योंकि यहाँ पर ना ही शुयेंग था और ना ही शूशे था। इसलिए उसने सबको कहा कि वो हेंगुनजुन ने उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है, चेस। और वो वहाँ पर घंटों तक बैठा रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे कर हेंगुनजुन के कमरे की तलाशी लेते हुए कुछ अपने परिवार के सत्य को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला जो वो जानना चाहता था, जो वो देखना चाहता था, या फिर जो वो पाना चाहता था। और वहीं जंगचा की क्लास बुरी तरीके से लग रही थी। जंगचा हर दिन शिजन के लिए एक ना एक पत्र लिखा करता था, और तो और वो शिजन के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा था। जैसे कि अभी पेपर भी होना है। वो कहीं ना कहीं किस खानदान की हिस्ट्री है उसके बारे में सब कुछ जान रहा था। इसलिए वो जानबूझकर एक दिन यीलिंग के बारे में भी पुस्तक लेके आया, लेकिन वही किसी के हाथ कुछ भी सबूत नहीं लग रहा था कि यीलिंग में आखिर हुआ क्या था। वेवुशन के खानदान को किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए, कुछ भी पता नहीं चलता था। जैसे इन सारे मुद्दों को बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही सफाई से किसी ने
सारी किताबों से हटा दिया हो। उन दोनों को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन वो पूरी कोशिश करते थे कि कैसे भी उन्हें एक मौका मिले और वो बात करें। एक दिन विभूषण इतना ज़्यादा पूरी लाइब्रेरी को छान रहा था कि वो अपने कक्ष में आया तो बहुत निराश हो गया, क्योंकि उस दिन उसके माता पिता की मृत्यु का दिन था। उसने अपने माता पिता के लिए चावल और कुछ सूप जैसा तैयार किया था। उसे बताया गया था कि उसकी माता पिता की पुण्यतिथि कब आ रही है, इसलिए वो पास के ही एक पेड़ के पास उन सब चीज़ों को रख के जाता है। उस दिन वो घर आने के बाद बहुत रोया, क्योंकि वो अपने माता पिता के गुनहगारों का कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर कौन था जिसने उसके माता पिता को ख़त्म किया। उसे एक फ़ोटो, एक नाम, एक जानकारी तक नहीं मिल रही थी। वो बहुत तड़पता है, वो बहुत रोता है, और उसकी ये तड़प कहीं ना कहीं हेंगुन जुन को भी महसूस हो रही थी। हेंगुन जुन जब विभूषण की आंखों से आंसू टपक रहे थे, वो डर रहा था, तो वो भी उसकी छत के ऊपर था। उसकी छत पे बैठा हुआ उसके दर्द को महसूस करते हुए वो बार बार कहता है कि तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है ओमेगा? काश तुम मुझे बता पाओ, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। काश काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम मेरे फेटेड ओमेगा हो, तुम्हारे साथ ही मेरा मिलन होना है। पर अफसोस, अगर मैंने लोगों को बता दिया तो तुम मेरी कमज़ोरी बनकर रह जाओगे और तुम दुनिया के लिए टारगेट बन जाओगे। एक ऐसा टारगेट जिसके तीर मुझ तक आने हैं, लेकिन सबसे पहले वो तीर तुम्हें घायल करके जाएंगे। काश तुम समझ पाओ, काश तुम मेरी मजबूरियों को समझ पाओ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की शादी हो और सम्राज्ञी की घोषणा हो जाए। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि सम्राज्ञी इस बार चीज़ों को लेके खरी उतरें, क्योंकि अगर वो खरे नहीं उतरे तो यहाँ पर बहुत सारे भिड़ी उन्हें नोचने के लिए तैयार हैं, और सबसे पहले तुम उन सब का शिकार बनोगे विभूषण, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की निगाहें तुम पर अटकी हुई हैं, क्योंकि सम्राज्ञी तुम्हारा साथ देती हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर विजयी होकर वापस आए। मैं चाहता हूँ कि सम्राट का दायित्व वो अच्छे से निभाएं, और ऐसा ही होता है। लैन शुचेन की जीत की चर्चा सब जगह थी। हेंगुन जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था जब उसे पता चला कि लैन शुचेन जीत गया है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। ये चीज़ तो लैन चिंगन जुन और उनकी पत्नी मैडम लैन को भी खुशी देती है। सच में वो बहुत खुश थी। उनके साथ खाना खाने आए हुए लिन चिरन भी बहुत खुश होते हैं कि आखिर उनका सम्राट किसी काम का तो है, बहुत ज़्यादा निकम्मा भी नहीं है। पर तीनों ही गंभीर थे, क्योंकि तीनों ही अब आगे आने वाले खतरे के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे थे। शिचन ने अपनी काबिलियत तो पूरी कर दी, लोगों को दिखा भी दिया कि मैं काबिल हूँ, पर उनका क्या जो शिचन और हेंगुन जुन के बीच में लड़ाइयाँ चाहते हैं। इसी को सोचकर लैन चिंगन जुन और लैन चिरन भी एक दूसरे को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सालों पहले लोगों ने उनके बीच टेंशन करने की हिम्मत की थी। कमाल है ना, लोगों ने उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर मैडम लैन चिरन के और अपने पति के हाथों पे हाथ रख के कहती हैं कि चिंता मत करो, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चों की खुशियों को तबाह नहीं होने दूंगी। वो दोनों अल्फा उनकी तरफ देखते हैं, जैसे उनकी आंखों में एक खौफ था और उनकी आंखों में एक उम्मीद भी थी। पता नहीं क्या होगा। मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टाटा।